अच्छे से जान रहे हैं, इसका कोई मीनिंग निकल के सामने नहीं आया। एक उसके अलावा एक कंडीशन आए एक्स कोई मीनिंग नहीं आया। शब्द नहीं बोल सकता, इसको शब्द क्यों नहीं बोल। सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो बच्चे वो अपने आप में एक लेटर होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, अक्षर, ठीक है। तो लेटर की अगर बात करें तो देखो लेटर होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है, आई पी यू वी कुछ भी हो सकता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर, ठीक है। अब जब लेटर से मिलकर एक से ज्यादा लेटर अगर एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा लेटर एक साथ मैंने लिख दिए तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, वर्ड। बट इसमें भी मुझे इसको थोड़ा सा फाइन करना होगा, क्योंकि देखो अगर मैं लिख दूं आई एक्स आई पी जेड ओ, मैंने ये लिख दिया, एक से ज्यादा लेटर है या नहीं है, बिल्कुल एक से ज्यादा लेटर है, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर है दोस्तों। बट इसको मैं शब्द नहीं बोल सकता। इसको शब्द क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हैं इसका कोई मीनिंग निकल के सामने नहीं आया। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंग आपके सामने आए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं, मैंने इस तरह से लिख दिया मैंगो, इसका मीनिंग है या नहीं है, तो हमारे पास आंसर आता है बिल्कुल ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं आया, तो ये तो सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर है। ये आपके रीजनिंग में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट ये कोई शब्द नहीं है। शब्द है तो मैंगो है, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं एनिमी, तो अपने आप में एनिमी भी क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक मीनिंग छुपा हो, जिसका एक मीनिंग हो, उसको मैं क्या बोल दूंगा, वर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई तो होती है लेटर, और उस लेटर से बड़ा क्या मिला मुझे, वर्ड। लेटर से बड़ा क्या मिलता है, वर्ड। अब मैं बात करूं वर्ड से बड़ा, अगर शब्दों से मिलाकर अगर कुछ चीज बनाए, देखो लेटर से मिलकर क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब इन शब्दों से मिलकर कुछ चीजें बनती हैं, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो क्या होती है, फ्रेज, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे छोटा तो होता है लेटर, लेटर से मिलकर बना शब्द जब मीनिंगफुल हो, ठीक है। फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सेंटेंस भी क्या है, अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो बात आती है कि सर फिर इनमें डिफरेंस क्या है, भाई इनमें डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। मैंने कहा इन तीनों को ही, ये सभी एक्सप्रेशन क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब फिर इनमें डिफरेंस क्या है, फ्रेज, क्लॉज। देखो छोटी क्लासेस में तो हम लोग सीधा वर्ड अगर सेंटेंस की डेफिनेशन देते थे तो क्या देते थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो प्रॉपर मीनिंग दे दे। हम इनको भूल जाया करते थे, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं कर सकते। तो सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस भी, क्लॉज भी और फ्रेज भी सब अपने आप में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो ग्रुप का सॉरी वर्ड्स का कलेक्शन अपने आप में क्या कहलाएगा, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी। तो डिफरेंस देख लेते हैं। देखो कई बार हम लोग ऐसा कह देते हैं, फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने कहा इन दी कार, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ध्यान से देखें। इस इन दी कार, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इन द कार, तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। एक वर्ड है इन, और एक है आर्टिकल द, और एक है कार। तो ये तीन शब्दों का ग्रुप बना, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड को ही हम लोग फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है या फिर सेंटेंस है, ये हमें कैसे पता लगेगा। कई बार हम कह देते हैं कि फ्रेज अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता, ठीक है। देखो अगर मैं लिखता कार दी इन, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। बताओ इसका मीनिंग मिल रहा है या इसका मीनिंग मिल रहा है, मीनिंग किससे मिल रहा है बच्चे, मीनिंग तो मिल रहा है मुझे ऊपर वाले से, इससे कोई मीनिंग नहीं मिला, ठीक है। तो इसको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
बट इससे मीनिंग मिला या नहीं मिला? मीनिंग तो बिल्कुल मिल रहा है। तो हम फ्रेज, ये हमारे लिए क्या है? इन द कार एक फ्रेज है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको यहीं पर समझ लें। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें अपना ना तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही कोई वर्ब हो। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? फ्रेज। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेज। सेकंड, अगर मैं बात करूं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपने पास सब्जेक्ट भी रखता हो और वर्ब भी हो। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास खुद का सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? क्लॉज। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस, मतलब एक एक्सप्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा राहुल, या इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। देखिए, सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेंटेंस के बाद हमेशा क्या लगता है? फुल स्टॉप। ठीक है, मैं इफ ही कम्स हियर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकता क्योंकि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो यहां पर मुझे कॉमा लगाना होगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं और इस वाले पार्ट की बात करूं, तो बच्चे ये मुझे दो क्लॉजेज मिल गए। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास खुद का सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो, उसको मैं क्या बोल दूंगा? क्लॉज। सब्जेक्ट भी है, ध्यान से देखो, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और क्या है? वर्ब भी है। इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा क्लॉज मिलकर क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से करा है, हालांकि आगे बहुत डिवीजन रहेगा। क्या ये जो फ्रेज है और क्लॉज है, ये नाउन का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं और एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं। अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज बोल देना, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे, और एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनको आगे चलकर हम डिटेल में समझेंगे। अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे तो शायद हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। अभी बहुत ही बेसिक हमने समझा। सबसे छोटी इकाई होती है बच्चे लेटर, उससे बड़ा क्या होता है? वर्ड, उससे बड़ा क्या हो जाएगा? फ्रेज। फ्रेज का मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना तो खुद का सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, इसको हम क्या बोल देंगे? फ्रेज। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें खुद का सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, स्लाइड की बात करें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश को हम लोगों ने डिवाइड किया है किसमें? वोकैबुलरी में, टेंसेस में, पार्ट्स ऑफ। कई बार हम कह देते हैं कि फ्रेज क्या दिखाया? सिलेबस ही दिखाया था बच्चे, पूरा इंग्लिश का सिलेबस दिखाया था, क्या क्या चीजें इस बैच में कंप्लीट होंगी। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार दुखी हो चुका हूं स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन का रिप्लाई देकर कि सर पूरा कराओगे या नहीं कराओगे। बेटे पूरा कराने के लिए ही हम लोग यहां पर हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए ही बच्चे मैं आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, और करियर विल एप्लीकेशन आप जानते ही हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक एप्लीकेशन है जिस पर स्टूडेंट्स बेइंतहा विश्वास करते हैं और अपने टीचर्स पर भी विश्वास करते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पर सभी टीचर्स एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। चलिए, सभी का स्वागत है। हाँ बिल्कुल, पेड कोर्स है बच्चे, करियर विल एप्लीकेशन पर ही मिलेगा दोस्तों। तो अभी मैंने क्या बोला, और फर्दर किसी को कोई क्वेरी करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी कोई क्वेरी है, पर्सनली कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करे। ठीक है, बट 12 बजे के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मत करा करो। कुछ स्टूडेंट क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं जो 3 बजे पूछते हैं गुरुजी कैसे हो, सो रहे हो क्या? तो मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को मैं क्या रिप्लाई दूं, बट फिर भी मैं कहता हूँ बेटे सो जा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, वो होता ना, कुछ लोग किसी की याद में तड़प रहे होते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो सर को ही दुखी कर लेते। चलो बेटे ऐसा मत करा करो, चलो। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हमारा जारी रहेगा दोस्तों।
अब हम बात करते हैं देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखा हो, देखो अगर मैं आपको समझाऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी होता है, देखो बहुत ही आसान तरह से समझेंगे बच्चे। आज हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे, बिल्कुल अपना बेसिक तैयार कर रहे हैं। बेसिक तैयार, नींव अगर अच्छी होगी तो इमारत खड़ी कर ही लेंगे। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, क्या देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के सामने और देखें। मैंने लिखा आई हैव बीन प्लेइंग, फटाफट से इसका एरर भी बताएंगे स्टूडेंट्स। आई हैव बीन प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस विद माय फ्रेंड फॉर 2। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फटाफट से मुझे इसका एरर, अगर इसमें कोई भी एरर है तो वो मुझे बताएं जल्दी से। बिल्कुल शुभम काम करेगा, बिल्कुल वोकैब वगैरह सब होगी भाई। ऐसा देखो यूजलेस क्वेश्चन ना पूछो दोस्तों, रिक्वेस्ट है। मैं पहले ही सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं स्क्रीन पर, आप दोबारा से वीडियो देखोगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। तो इस तरह के इररिलेवेंट क्वेश्चन ना ही पूछो दोस्तों। हाँ सूरज शर्मा बैंकिंग के लिए भी बिल्कुल है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है बेटे, इंग्लिश वीक नहीं है, हम लोग वीक होते हैं, हम इंग्लिश को ब्लेम करते रहते हैं। चलो भाई फटाफट से इसका बता दो। है तीन है तो प्लेइंग नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाथ का काट दोगे, प्लेइंग इज रॉन्ग, अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। उखाड़ दियो, नहीं है तो चलो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं अ गेम ऑफ नहीं आना चाहिए। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेंगे। बट मैं कहता हूं ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है, पूरी तरह से सही सेंटेंस है। देखो अभी हम लोग सीख रहे नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, बट समझ रहे हैं कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्यों हमें इनको डिस्कस करना होता है। देखो अंग्रेजी भाषा में अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया, जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, तो इस लिखे गए सेंटेंस में वो कुल मिलाकर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखे थे 8 शब्द, उनके अलावा कोई और शब्द नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स में कहूं क्या इनके अलावा कोई भी अगर डिजिट बना रहे हो तो इनके अलावा कोई शब्द यूज होगा क्या, कोई डिजिट यूज होगी क्या, कोई नहीं हो सकती, इन्हीं से मिलकर बनेगी। वही हम कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा में कोई सेंटेंस बनाना है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बन सकता है और कोई शब्द नहीं होता। जो भी शब्द है वो 8 ही शब्दों में से एक हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसी को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, एक स्पीच जो मैंने लिखी, जो बोल रहे हैं या लिख देते हैं वो स्पीच कहलाती है। इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। देखो यही हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये अलग अलग टुकड़े कर दिए। पार्ट का मतलब हिस्से, स्पीच के मैंने अलग अलग हिस्से कर दिए। तो काफी सारे शब्द मुझे मिले, काफी सारे शब्द मुझे जरूर मिले। तो आई हैव बीन प्लेइंग ये मिले तो मेरे को एक वर्ड मिला हैव, एक वर्ड मिला प्लेइंग, एक चेस, एक फ्रेंड, आवर्स, बहुत सारे वर्ड्स मिले। अब इन शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं। देखो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आगे इन चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो जो आई है वो अपने आप में किसका काम करता है, एक प्रोनाउन का काम करता है। आई, वी, यू, ही, शी, ये सब क्या होते हैं बच्चे, प्रोनाउन होते हैं ना। हैव बीन प्लेइंग, अगर मैं पूरे इस पार्ट की बात करूं तो ये अपने आप में किसका काम करता है, एक वर्ब का। ये आप जानते हो, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैव प्लेड, ये सब क्या है, वर्ब होती है। ये पूरा का पूरा पार्ट वर्ब हो गया। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये जो ए लिखा है ये अपने आप में क्या है, आर्टिकल है। ए जो है वो अपने आप में एक आर्टिकल का काम करता है, ठीक है। गेम इंग्लिश में नाउन का फंक्शन करता है। ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। चेस एक नाउन है। विद अगेन एक प्रेपोजिशन है। माई की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट कह देते हैं प्रोनाउन है, बट हम फिलहाल इसको
एजेक्टिव बोलेंगे, पॉजेसिव एजेक्टिव आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो मैंने प्रोनाउन पढ़ा था, आप कह रहे हो एजेक्टिव है, भूल जाओ। फ्रेंड की अगर मैं बात करूं, नाउन। हाँ, अगर कोई लिखना चाहे जबरदस्ती कि नहीं सर माए तो प्रोनाउन ही समझ में आ रहा है, तो प्रोनाउन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे सीख लेंगे। और फिर अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है ना। टू इंग्लिश में लिखा गया कोई भी इज इट, जैसे मैंने लिख दिया 2468, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं 2468, देखो मैथमेटिक्स में तो ये एक इवन नंबर हो सकता है क्या, है ही, है ना। बट इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया तो कंफर्म है कि हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। आगे चलकर सीखेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना। और उस न्यूमरल में भी ये कौन सा, कार्डिनल एडजेक्टिव। अभी सब कुछ साइड रख दो, ज्यादा डीप में नहीं जाना। फिर आवर्स की अगर मैं बात करूं तो फिर बच्चे ये अपने आप में एक नाउन है। तो ध्यान से देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक सेंटेंस अगर मैंने लिखा और उस सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होंगे। वो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं होगा। अब इनको पढ़ने की नीड क्या होती है, क्यों हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, ये भी आओ एक बार समझ लो। देखो यहां पर रेंडमली कोई भी दो वर्ड को उठा लो, कोई भी दो वर्ड उठा लो आप, उसका यूज, किसी भी शब्द का यूज या तो उसके पिछले शब्द पर निर्धारित होता है या उससे अगले शब्द पर निर्धारित होता है। जैसे कि अब देखो ये जो हैव आया, इस हैव को डिसाइड किसने किया, इस हैव को डिसाइड करा आई ने, ठीक है। आप समझ पाए, हैव किसकी वजह से आया, आएगी। अगर यहां ही लिख देता तो हैज आ जाता, है ना। ऐसे ही अगर देखो बीन किसकी वजह से आया, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। बीन जो आया वो हैव की वजह से आया। ये देखो आ जो है भाई, एन भी तो आ सकता था यहां पर, एन भी तो अपने आप में एक आर्टिकल है, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि एन का आना या ना आना डिसाइड कौन कर रहा है, अगला शब्द। आप समझ पा रहे हैं कि अगला शब्द डिसाइड कर। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर टू लिखा, टू के बाद आवर्स ना लिखकर आवर लिख देता तो गलत हो जाता। फॉर की जगह यहां सिंस लिख देता तो सिंस का आना कौन डिसाइड करेगा, 2 आवर्स डिसाइड करेगा, है ना। तो इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस की बात करें तो ये चीज याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी शब्द यूज हो रहा है तो वो अपने पिछले वर्ड या फिर अगले वर्ड पर बेस्ड होता है। और इसी तरह का अगर हम एग्रीमेंट समझ लें, कहने का मतलब है अगर हम लोग इस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इन सभी को अच्छे से समझ लें तो बहुत अच्छे से हम लोग इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। किसी भी तरह का एरर हमसे अगर पूछ लिया जाए तो आसानी से बता सकते हैं, अगर मैंने किसको पढ़ा हो अच्छे से, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो चलिए बच्चे थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कौन कौन से वर्ड्स इस पे पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ही था, दोबारा से देखते हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो देखिए पहला टॉपिक हमारे सामने आता है क्या, नाउन, ठीक है। अब दोस्तों ये जो नाउन शब्द है ये है क्या, नाउन वर्ड की अगर मैं बात करूं बच्चे तो नाउन वर्ड का मतलब होता है क्या, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को जो शब्द दिखा दे वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। या बहुत ही सिंपल भाषा में बोल दूं तो नाउन इज एवरीथिंग। नाउन सब कुछ को दिखा देता है, एवरीथिंग इज नाउन। देखो बच्चे जिस चीज को आप देख रहे हो, जो भी चीज आपको आंखों से दिख जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे मैं जो बोल रहा हूं क्या वो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, आपको तो मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। दिखाई जो दे रहा है वो नाउन तो हो गया, बट जो सुनाई दे रहा है बच्चे वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नाउन हो जाएगा। तो जो दिखाई दे रहा है नाउन, जो सुनाई दे रहा है नाउन, जो फील, महसूस कर पा रहे हो नाउन, ठीक है, जिसको स्मेल कर पा रहे हो नाउन, जिसको टेस्ट कर पा रहे हो नाउन, जिसके बारे में सोच पा रहे हो नाउन। इसका मतलब सब कुछ नाउन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैंने अपने दोस्त का कमीनापन देखा, बच्चे कमीनापन दिखता नहीं है, दिखता तो आपको दोस्त है, उसका कमीनापन उसकी बातों से आपने महसूस किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को तो अपना दोस्त याद आ गया हो कि हाँ उसने किया था, बच्चे उस समय हमको उसका कमीनापन नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा आप मेरी ईमानदारी पर शक मत करो, तो बच्चे क्या आप मेरी ईमानदारी को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो आप महसूस कर सकते हो। तो जो ईमानदारी हुआ, कमीनापन अभी हमने बोला था, हालांकि वर्ड थोड़ा सा अजीब है बट
भावनाओं तक वही पहुंचता है ना। तो अगर मैं कहूं ये पेन दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ कोई भी कुछ भी दिखाई दे रहा है बच्चे, वो सब क्या है? नाउन। हवा, पानी, सब क्या है? नाउन। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नाउन ना हो। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं आपको, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या? प्ले, फिर मैंने लिखा ही, फिर मैंने लिखा ब्यूटीफुल, फिर मैंने आपके सामने लिखा स्मार्टली, फिर मैंने लिखा बिकॉज, फिर मैंने लिखा फ्रॉम। मैंने कुछ शब्द आपके सामने लिखे, इसको ध्यान से समझें। मैंने लिखा प्ले, ही, ब्यूटीफुल, स्मार्टली, बिकॉज, फ्रॉम। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो देखो इंग्लिश में प्ले को आप हमेशा किस तौर पर देखते हो? वर्ब के तौर पर। बिल्कुल सही है, ये अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ही अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर आता है कि ही तो सर क्या होता है? प्रोनाउन। देखो खुद कंफ्यूज हो गए अभी, थोड़ा सा हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो जाए, हालांकि कुछ लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। ब्यूटीफुल की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि सर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है ना। फिर अगर मैं बात करूं स्मार्टली, कि स्मार्टली क्या होता है? स्मार्टली होता है एडवर्ब। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहें कि सर ये कैसे पता लगा? तो दोस्तों कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, या हो सकता है आज भी, चलो आज ही कर लेंगे, कैसे समझ में आता है कि कोई वर्ड नाउन है, कोई प्रोनाउन है, ये सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं बिकॉज, तो अगर बात करें बिकॉज की तो बच्चे बिकॉज होता है क्या? ये कंजक्शन होता है। फ्रॉम की अगर बात करें तो इसको आप जानते हो किस तौर पर? प्रेपोजिशन, है ना। प्ले एक वर्ब है, ही प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, स्मार्टली एडवर्ब है, बिकॉज कंजक्शन है, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन भी हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, सर ये कैसा मजाक कर रहे हो? देखो प्ले, ही, ब्यूटीफुल सब क्या है भाई? आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आप प्ले को देख पा रहे हो, बिल्कुल। ही को देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल। ये शब्द हैं, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। जो चीज को आप देख लोगे नाउन। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया कोई भी शब्द बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? नाउन। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया कोई भी शब्द बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नाउन। हालांकि फंक्शन से ये वर्ब है प्ले, फंक्शन से ये प्रोनाउन है, फंक्शन से ये एडजेक्टिव है, फंक्शन से ये एडवर्ब है, फंक्शन से कंजक्शन है, ये प्रेपोजिशन है, वो उनका फंक्शन है, ठीक है ना। उस फंक्शन के बिहाफ पर हमने कह दिया कि ये एक वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये ऐसा कर दिया, है ना। बट बाय डिफॉल्ट हर शब्द को आप क्या कंसीडर कर सकते हो दोस्तों? प्रोनाउन। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो हम उसको दोस्तों नाउन को के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ पाए? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, देखो कई बार हमें लगता है कि एक ही शब्द सर अलग अलग रोल प्ले कर देता है। तो याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम इंग्लिश कर रहे हैं ना, जो हम इंग्लिश कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रामर, ठीक है, या फिर अप्लाइड इंग्लिश। भाई जो हम अंग्रेजी कर रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने फंक्शन से पहचाना जाएगा शब्द। कोई भी शब्द क्या फंक्शन करेगा उससे हम बता सकते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा इट इज अ हार्ड क्वेश्चन, और राहुल ऑलवेज वर्क्स हार्ड। इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने हार्ड वर्ड को लिखा। अब ऊपर वाले जो हार्ड है वो इस क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नाउन है तो इसकी विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये शब्द मैं कह रहा हूं कि एडजेक्टिव है, और यहां पर ये वर्क्स को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? ध्यान से देखो, एक ही शब्द था हार्ड, ये शब्द तो एक ही है बट इसका फंक्शन अलग अलग हो रहा है। इसको ऐसा ही समझो जैसे कि अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग रोल करता है या नहीं करता? अमिताभ बच्चन पर्सन तो एक ही है
बट हो सकता है एक में वो पुलिस वाला बन जाए, एक में वो डॉन बन जाए, है ना, एक में वो लवर बन जाए, एक में वो फादर बन जाए, किसी में वो बेटे का रोल निभा रहा है। पर्सन एक ही है बट उसके रोल अलग अलग हो गए, है ना। वैसे ही यहां पर भी है, शब्द एक है बट इसके रोल अलग अलग हो सकते हैं। उन्हीं चीजों को समझना है, उन्हीं चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। बात समझ पाए? तो इसी चीज को आज की क्लास में हम यही समझेंगे, कैसे समझ में आया कि एडजेक्टिव है और कैसे समझ में आया कि ये एडवर्ब है। सर ये आपने तो बता दिया बट मुझे तो नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, अभी तक मैंने आपको कुछ बताया नहीं, अब बताना शुरू करता हूं, ठीक है, कि कैसे समझ में आएगा। तो वही चीज है, फिलहाल के लिए हमने कहा जो आपकी अंग्रेजी होगी वो कैसी होगी, फंक्शनल होगी, ठीक है। फंक्शनल होगी या फिर अप्लाइड, वो उसके अप्लाई होने के बाद उससे हमें समझ में आता है, ठीक है। चलो भाई, हार्ड क्वेश्चन का मतलब यहां पर टफ से है। चलो भाई, तो नाउन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा शब्द जो एवरीथिंग को दिखा दे, बेसिकली पर्सन प्लेस थिंग को दिखा दे। फिर एक चीज है, नाउन को अगर कोई रिप्लेस कर देगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा, नाउन। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स पर आएंगे हम लोग। नाउन का मतलब हमने देखा एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। अब नाउन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं दोस्तों, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये जो दोनों शब्द हैं काफी सारा रोल प्ले करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं प्रोनाउन क्या है। एक ऐसा शब्द जो नाउन को हटा दे और खुद आ जाए, ऐसे शब्द को क्या बोल देंगे, प्रोनाउन। जो शब्द नाउन को हटा देगा बच्चे, हटाकर वो खुद आ जाए उसके प्लेस पर, ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये नाउन था, ये काम कर रहा था, बट हमने कहा तू हट जा भाई, मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब कोई अगर किसी की जगह ले लेगा तो काम तो वही करेगा या नहीं करेगा। सपोज करते हैं मैं जो काम कर रहा था, अब जैसे यार सिंपल समझो, एक क्रिकेट में एक प्लेयर फील्डिंग कर रहा है, उसको चोट लग जाती है, उसको हटाकर एक दूसरा प्लेयर आ जाता है, तो क्या कोई अलग काम करने लगेगा, वही काम करेगा जो वो कर रहा था। इसका मतलब जो फंक्शन नाउन का, वही फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का है। एक चीज याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पास अधिकार है क्या करने का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। समझ पा रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे दो शब्द हैं जिनका अधिकार है क्या, कि वो सब्जेक्ट बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। ये सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और ऑब्जेक्ट का भी काम करेंगे। दोस्तों कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग यही समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। अभी हम लोग कुछ बेसिक सी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चे पहले ही कहा है, मैं अपनी स्पीड को बिल्कुल जीरो स्पीड से लेकर चलेंगे। जब ट्रेन चलती है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो आपने देखा होगा वो बहुत ही हल्की स्पीड से चलती है। उस समय बहुत से सारे लोग उसमें उतर भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को स्पीड कम अच्छी ना लगे, वो एक अलग चीज है। बट हमें 100-200 की स्पीड पकड़ने के लिए पहले स्टार्ट बहुत आराम से करना होगा, ठीक है। तो मैं अपनी स्पीड को बिल्कुल भी किसी कंडीशन में इंक्रीज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे छोटे स्टूडेंट्स, छोटे भाई हैं जिनको अंग्रेजी को समझने में शायद थोड़ी मुश्किल हो, तो उनके लिए मुझे स्पीड को बिल्कुल कम रखना होगा। हाँ, एक बार थोड़ा रिदम में आने के बाद हम स्पीड को कम ज़्यादा कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती, बट स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, उसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो नाउन और प्रोनाउन ही दो ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कभी भी कोई शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि चलो मैं एक सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखता हूं, जैसे मैंने कहा माइन इज एन मैंने ये लिखा, सॉरी, लिख दिया, माई इज एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। बिल्कुल जीरो से चलेंगे। देखो, अब मैंने यहां पर क्या शब्द लिख दिया दोस्तों, माय, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख दिया, एक वर्ब। इसका मतलब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जबकि मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो सिर्फ नाउन को है या फिर
प्रोनाउन को, और किसी शब्द के पास ये अधिकार नहीं होता। और इस वर्ड को अगर मैं देखूं कि माय है क्या, तो दोस्तों ये अपने आप में काम करता है किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो कभी भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का काम नहीं कर सकता। अगर मुझे इसका सब्जेक्ट का काम कराना है तो इसके साथ एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, जो कि नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं यहां से इस माई को हटाकर क्या लिख दूंगा, माइन। ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये सेंटेंस ही गलत लगे, माइन इज एन एक्सपेंसिव कार। सर ये क्या है, पहली बार देखा है? तो माइन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे माइन एक प्रोनाउन है। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। दो ही शब्द ऐसे हैं, हालांकि इनका बहुत सारा और भी यूज है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन जाते हैं, अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन ये दो अलग अलग शब्द हैं, बट ये काम किसका करेंगे बच्चे, सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। हालांकि इसके अलावा भी इनका बहुत सारा यूज है, पोजेशन को भी दिखा देते हैं ये, बट मेजर तौर पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर ये वर्ड्स यूज होते हैं। इनके अलावा कोई और ऐसा शब्द नहीं है जो सेंटेंस में किसका काम कर पाए, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगला शब्द आता है भाई एडजेक्टिव। अगला शब्द क्या मिला हमें, एडजेक्टिव। और आप जानते होंगे एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, और एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन में कुछ मीनिंग को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, क्या लिखा, राहुल इज अ प्लेयर, ठीक है। राहुल एक खिलाड़ी है। प्लेयर अपने आप में एक पर्सन को दिखाता है, पर्सन को दिखाने वाला शब्द नाउन हो गया। और नाउन की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता अगर कोई बता दे, ठीक है, टॉल, रिच, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, प्लेयर की। प्लेयर है कौन, राहुल। तो कह सकते हैं राहुल की विशेषता बता रहे हैं ये सारे के सारे शब्द। राहुल और प्लेयर अपने आप में क्या हुए, एक नाउन। तो बेसिकली यहां पर गुड, टॉल, रिच, ऑनेस्ट एक नाउन की विशेषता बता रहे हैं, जो कि पर्सन अल्टीमेटली राहुल है। तो हम इन सभी शब्दों को क्या कह सकते हैं, दे ऑल आर एडजेक्टिव। तो बच्चे एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपके सामने तैयार होती है क्या, कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन में या फिर प्रोनाउन में क्या कर दे, मीनिंग को ऐड कर दे, ठीक है। अब अगला शब्द आता है क्या, एडवर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब किसको कहते हैं, व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब है क्या। देखो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है बच्चे, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, आमतौर पर हम मानते हैं कि एडवर्ब सिर्फ मीनिंग किसको देता है, वर्ब को। जबकि मैं कहता हूं कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मीनिंग दे देता है, एडजेक्टिव को भी मीनिंग दे देता है, प्रेपोजिशन को भी मीनिंग दे सकता है, कंजक्शन को भी मीनिंग दे देता है, ये खुद को भी मीनिंग दे देता है। कुछ केसेस में, रेयर केसेस में नाउन और प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं एडवर्ब तो एक ऐसा शब्द हुआ जो पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो ऐसे शब्द हैं तो किसका काम करते हैं, क्वालिफायर का। एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को करता है, बट एडवर्ब दोस्तों सभी को कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक वर्ब को भी मीनिंग दे सकता है, एडजेक्टिव को भी मीनिंग दे सकता है, प्रेपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी, एडवर्ब को भी, नाउन को भी और प्रोनाउन को भी, इन सभी को मीनिंग दे सकता है ये वर्ड। तो ये अपने आप में बहुत वाइड रोल प्ले करता है, बहुत वाइड रोल प्ले करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं ना, तो एडवर्ब भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है वर्ब, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी है ना, बहुत मुश्किल भी लगता है हम लोगों को। और हमेशा से ऐसा लगता है कि सर वर्ब ही नहीं समझ में आया, बाकी सब तो समझ लेते हैं, वर्ब हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। तो बच्चे अब हम ऐसा करेंगे कि वर्ब हमारे सर के ऊपर से नहीं, बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर घुस जाए बहुत अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नो डाउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मुश्किल इतना नहीं जितना हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो मुश्किल नहीं है बच्चे।
सर मेरा कमेंट आप तक पहुंच रहा है, सभी बच्चों के कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आज लेट शुरू हुआ, आधा घंटा लेट हो गया हमारा क्लास, तो उस वजह से मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बातें कर लें, क्योंकि ये सारी बातें करनी जरूरी है। और जो कल की क्लास है बच्चों वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ बेसिक चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, आज उसको स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा कि वो चीजें इनकम्प्लीट ना रह जाएं, इसलिए मैंने आज उसको स्किप कर दिया। कल हम लोग उन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो और उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे टेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए खैर ये बातें होती रहेंगी। तो देखो वर्ब की अगर बात करें, देखो वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब को हल्का सा डिफाइन करते हैं छोटे तौर पर। अगर मैं बात करूं वर्ब की, ठीक है, तो देखो वर्ब को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। एक ऐसा शब्द जो किसको दिखा दे दोस्तों, एक्शन को दिखा दे, ठीक है। एक ऐसा, देखो क्वालिफायर का मतलब एक बार दोबारा बता देता हूं, क्वालिफाई का मतलब जो क्वालिफाई करे, क्वालिटी बताए, मीनिंग को ऐड करे, है ना। क्वालिफायर का मतलब होता है थोड़ा सा मीनिंग को और बढ़ा देना, ठीक है। वर्ब की अगर हम बात करें तो देखो वर्ब किसकी बात करता है दोस्तों, एक्शन की, है ना। वर्ब या तो एक्शन को दिखाएगा या फिर किसको दिखाता है, हैपनिंग को दिखा सकता है। वर्ब या तो एक्शन को दिखाएगा या फिर हैपनिंग को दिखाएगा, स्टेट या फिर बीइंग को भी दिखा सकता है। वर्ब को हम तीन अलग अलग तरह से कंसीडर कर सकते हैं। हम मनीष बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, ठीक है। वर्ब का मतलब एक्शन भी होता है बच्चे, हैपनिंग भी होता है और स्टेट और बीइंग भी होता है। समझ लेते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई काम किया जाए, जैसे मैंने कहा मैंने राहुल को इनवाइट किया, आई इनवाइटेड राहुल, तो यहां पर एक काम किया गया। क्या काम किया गया, इनवाइट करने का काम किया, ठीक है। मैंने कहा राहुल प्लेड चेस, उसने चेस खेला, तो खेलने का काम हुआ, ठीक है ना। ही डांस्ड वेरी वेल, उसने डांस करने का काम किया। तो बच्चे जहां पर काम होने को दिखाए, एक्शन की बात हो तो एक्शन की बात होती है, करने की बात हुई तो एक्शन हो गया। हैपनिंग का मतलब बच्चे जब कोई काम किया ना जाए, खुद ब खुद हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने एक आइस का क्यूब लिया और उसको एक टेबल पर रख दिया, मैंने क्या काम किया, एक्शन तो क्या हुआ, रखने का, ठीक है ना, पुट करने का, तो पुट। अब मैंने उस बर्फ को रख दिया, बर्फ के एक क्यूब को रख दिया, 5 मिनट बाद देखूंगा मैं तो वो खुद ब खुद पिघल जाएगा या नहीं हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बच्चे बताएं मैंने मेल्ट किया उसको, नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको रखा था, मेल्ट वो खुद ब खुद हो गया। इट मीन्स वर्ब का मतलब क्या होता है, हैपनिंग। जैसे मैंने कहा एक ग्लास लिया मैंने शीशे का, ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं मैंने ये ग्लास आपके सामने लिया और इस ग्लास को मैं छोड़ देता हूं। मैंने क्या काम किया बच्चे, छोड़ने का काम किया। नीचे गिरकर ये बर्बाद तबाह हो जाएगा, तो क्या मैंने किया, क्या इसको, मैंने जो काम किया मैंने तो छोड़ने का काम किया, है ना। गिरकर टूट ये खुद गया, है ना। आप समझ पा रहे हैं। मैंने एक चेयर पर 200 किलो का एक वेट रख दिया, थोड़ी देर बाद चेयर खुद टूट गई। मैंने क्या काम किया था, रखने का, तो वो रखना तो एक्शन था। हैपनिंग का मतलब जो खुद हो जाए, जो खुद हो जाए दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैपनिंग, ठीक है। स्टेट और बीइंग की बात करें बेटे, स्टेट और बीइंग का मतलब क्या होता है, होने से, है ना। जैसे मैंने कहा वो में से गुस्सा है, वो नाराज है, वो खुश है। इस तरह के केसेस की अगर हम बात करें तो वो स्टेट को और बीइंग को दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, होने को दिखाया जाएगा। तो वो बच्चे तीन तरह से मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन को भी दिखाता है, हैपनिंग को भी दिखाता है और स्टेट या फिर बीइंग को भी दिखाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन देख रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं, फिर एक वर्ड आया हमारे सामने, कंजक्शन। अब ये तो कंजक्शन है बच्चे, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन का मतलब क्या होता है, विद, एक रूट वर्ड है, या फिर अभी हम रूट वर्ड का भी एक आइडिया लेंगे। कौन का मतलब क्या होता है, विद या फिर टुगेदर, एक साथ होना। ये एक रूट वर्ड है बच्चे। रूट वर्ड का मतलब होता है एक बेसिक छोटा सा वर्ड जिससे कुछ वर्ड्स बनाए जा सके, रूट वर्ड कहलाता है। जंक्शन, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, मतलब सफिक्स है कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन, जोड़ने से। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करके एक मीनिंग की तरफ बढ़ूं तो क्या मतलब है, चीजों को साथ रखकर जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन।
और जो जोड़ने का काम करते हैं वो कनेक्टर्स कहलाते हैं, जैसे एंड हुआ, बिकॉज हुआ, एज वेल एज हुआ, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, सो दैट, बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस हैं। तो बेसिकली कंजक्शन का काम क्या होता है? चीजों को आपस में जोड़ देना एक साथ, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। बच्चे प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस आर द रिलेटिंग वर्ड्स। ये दो अलग अलग शब्दों को आपस में क्या कर देते हैं? रिलेट कर देते हैं। एक नाउन प्रोनाउन का रिलेशन, सेंटेंस में यूज होने वाले दूसरे शब्द से रिलेट करने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा राहुल इज इन द कार, तो ये जो इन है इसने राहुल और कार को क्या कर दिया? रिलेट करने का काम करा, ठीक है। राहुल इज इन द कार, अगर हम बात करें तो राहुल इज इन द कार इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर इन ने राहुल की पोजीशन दिखा दी, कहां पर? कार के अंदर। तो यहां पर इन जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है? एक प्रेपोजिशन का कर रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बच्चे, अगर मैं ऐसा बोल लूं, इसको रट लूं मैं कि इन प्रेपोजिशन ही होता है, तो गलत हो जाएगा। कम इन, यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रिलेट थोड़ी कर रहा है भाई। मैंने कहा प्रेपोजिशन क्या करता है? दो शब्दों को रिलेट कर रहा है। अगर मैं इसको प्रेपोजिशन मान लेता हूं तो दूसरा कोई शब्द है क्या? कोई शब्द ही नहीं है। तो कम को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर तो ये एडवर्ब हो जाएगा और यहां पर ये एक प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा फिर आता है एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बच्चे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग को दिखाते हैं। जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है और उसको सामने आती हुई एक खूबसूरत सी, बेटे रुक जाओ, गाड़ी दिखती है। बेटे खूबसूरत गाड़ी भी हो सकती है, बट जो सोच रहे थे आपकी सोच को भी सलाम है, ठीक है। तो खूबसूरत सी लड़की जो भी आपने सोचा या फिर गाड़ी अगर दिखती है तो हम लोग क्या बोलते थे कई बार गाड़ी देखकर? वाओ, ओ बेटे, है ना। छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसा। तो ये जो खुश होकर जो वर्ड्स बोले गए वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है ना। उनको जो सडन फीलिंग को दिखा दें, इस तरह के एक्सप्रेशन को दिखा दें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और उसी को हम इंटरजेक्शन, जो कहीं ना कहीं सडन फीलिंग को दिखाएं। आप हो सकता है बस में जा रहे हो, कोई लड़का बस में जा रहा है, उसको पीछे से एक लड़का चुटकी भरता है, तो वो लड़का क्या बोलेगा? आउच, है ना। तो ये जो सडन फीलिंग वाले वर्ड्स है ये इंटरजेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। अगर लॉटरी किसी की निकल जाती है तो हुर्रे, है ना, ऐसा बोल देते हैं। कोई अगर डेथ की न्यूज सुने आप तो क्या बोलते हैं? एलास, ओह, शिट, है ना, आह। इस तरह के एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं, तो इंटरजेक्शन। तो हमने कहा इंग्लिश में अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है तो वो सेंटेंस हमेशा इन्हीं शब्दों से मिलकर बनेगा। इसके बाहर कोई भी एक्सप्रेशन यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। इंग्लिश में यही सारे वर्ड्स होते हैं और पूरी अंग्रेजी में हमें बच्चे बस यही पढ़ना है। इसके अलावा टेंस, वॉइस नरेशन, ये सारी चीजें करेंगे। और हम स्टार्ट ही करेंगे बच्चे टेंस के साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो थर्सडे को हमारा क्लास रहेगा उसमें हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होगा, मतलब हमारा टॉपिक होगा, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए खैर, एक मैं आइडिया और देता हूं, उसके बाद बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे दोस्तों। समय की थोड़ी कमी थी, इसलिए इस लेक्चर को मैंने थोड़ा प्रिसाइज कर दिया, है ना। कल जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको बहुत अच्छे से सभी लोग लाइव आकर जल्दी से जल्दी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हम लोग सीख पाएंगे। देखो, एक चीज होती है जो हम वोकैब करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? रूट वर्ड, ठीक है। अब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? अपने आप में इसमें एक बेस वर्ड मिलेगा मुझे, और उस बेस वर्ड के थ्रू मैं काफी सारे के वर्ड्स को डिराइव कर सकता हूं, ठीक है। और उस बेस वर्ड का अपना एक मीनिंग भी होगा। जैसे कि रूट वर्ड का देखो, रूट का मतलब क्या होता है? जड़। जड़ अंदर जाने के बाद ऐसे ही शाखाएं निकालकर अपना बेस बनाती है। तो रूट वर्ड में एक बेस वर्ड मिलता है मुझे, जिसकी मदद से मैं काफी सारे वर्ड्स बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा स्पेक्ट, ना, ये स्पेक्ट एक शब्द लिखा। अब इस स्पेक्ट की बात करूं मैं, तो स्पेक्ट का अपना एक मतलब होता है। ये खुद कोई वर्ड नहीं है,
ये वर्ड नहीं है, क्या है? रूट वर्ड। इसको मैं एक वर्ड के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकता, ये रूट वर्ड है, इससे वर्ड्स बनाएंगे। इसका मतलब होता है क्या? विजन, देखने से, है ना। अब इस वर्ड को रखकर हम इससे काफी सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि इससे वर्ड बन गया स्पेक्टेकल, और बहुत प्रॉब्लम करता है ये वर्ड। एक वर्ड ये बना, इन वर्ड्स में मैं अक्सर कंफ्यूजन रहती है। स्पेक्टेकल हमें लगता है चश्मा होता है, और उसका एक से ज्यादा अगर हो तो चश्मे बोल देते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर एस लगते ही पूरी कहानी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने कहूं टाइम और टाइम्स, टाइम का मतलब तो समय होता है, और टाइम्स का मतलब मल्टीपल हो जाता है ना, या पत्रिका के तौर पर हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं मैनर, मैनर का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग, और उसमें एस लगा दें तो वर्ड ही चेंज हो जाता है, मैनर्स। बहुत ही आसान शब्द में बताऊं, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब सामान, समझ गए होंगे। तो वैसा ही यहाँ पर है, स्पेक्टेकल और स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। अलग अलग शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो, ये जो स्पेक्टेकल शब्द का मतलब है, उसका मतलब तो होता है क्या? सीन, दृश्य। स्पेक्टेकल जो मैंने शब्द लिखा, उसका मीनिंग होता है बच्चे क्या? दृश्य, जो आपको सामने दिख रहा है। और स्पेक्टिकल्स की बात करें तो बच्चे ये होता है ग्लासेस जो आप लोग पहनते हैं, चश्मे की बात करता है, ठीक है। और ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, दो वर्ड्स तो मिल गए, स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स। फिर एक वर्ड मिला स्पेक्टेटर्स। जैसे मैच देखने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेक्टेटर्स, दर्शक। स्पेक्टेटर्स बना बच्चे इससे वर्ड। फिर एक वर्ड बना इंस्पेक्शन। याद होगा आपके स्कूल टाइम में इंस्पेक्शंस हुआ करते थे, और वहां पर टीचर्स हमें गाइड करते थे। क्या गाइड करते थे याद हो तो? कि अपना होमवर्क पूरा कर लेना कंप्लीट एकदम, उस दिन प्रॉपर ड्रेस में आना है, कोई एब्सेंट नहीं होगा, सारे स्कूल की सफाई करवाया करते थे, याद हो तो। और बॉयज को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि बेटे नहा कर आना, है ना। तो इंस्पेक्शन का मतलब वहां पर आकर चीजों की जांच पड़ताल हुआ करती की जाती थी, देखा जाता था। जो करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंस्पेक्टर। और इसी वर्ड को अगर वर्ब के तौर पर देखूं तो इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, है ना। फिर अगर मैं कहूं देखने लायक पारी खेली किसी ने, जैसे आज न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने 28 बॉल पर 58 रन बना दिए, तो देखने लायक थी उनकी पारी, तो स्पेक्टेकुलर ऐसा बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांक कर देखना। रेट्रोस्पेक्ट, पास की चीजों को देखना, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखे। रेस्पेक्ट बना एक वर्ड। तो स्पेक्ट में जो भी वर्ड बन रहा है, मीनिंग आ रहा है, वो सबका मतलब देखने से है कहीं ना कहीं, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। एक और वर्ड देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। ऑडी, ध्यान से देखें दोस्तों। ऑडी की अगर मैं बात करूं तो इस ऑडी, बेटे वो गाड़ी नहीं है ऑडी, एक तो ऑडी तो गाड़ी है ही है, बट यहां पर हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है? स्पेक्ट का मतलब तो देखने से है, ऑडी का मतलब सुनने से है। तो जल्दी से याद हो कुछ वर्ड्स तो फटाफट से आप मैसेज कर सकते हैं। नेपाल में भी करियर विल, हाँ बेटे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑडी की अगर मैं बात करूं तो ऑडी का मतलब वैसे तो एक गाड़ी है, बट ऑडी एक रूट वर्ड के तौर पर अगर मैं देखूं तो दोस्तों वो हियर के तौर पर होता है। जैसे मैं कहूं अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही तो आप क्या बोलेंगे? कि सर आप तो ऑडिबल ही नहीं, आपको सुन नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है ना। इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके, ऑडिबल जिसको सुन सके, है ना। ऑडिबल, इनऑडिबल, दो वर्ड्स बने। फिर एक वर्ड बन गया ऑडिटोरियम, ऑडिशन, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, ऑडिटरी, है ना। तो इस तरह के सारे वर्ड्स का मतलब घूम फिर कर किससे है दोस्तों? हियर, सुनने से। तो इस तरह से ही हम लोग रूट वर्ड्स को करेंगे। बहुत सारे रूट वर्ड्स हम लोग इस बैच में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चे इस तरह से ही हम लोग रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है रूट वर्ड हमारे लिए।
नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस। इसके अलावा हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ड्स, इस शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कैसे पता लगता है कि ये वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बेसिक सी चीजें सीखेंगे बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर हमारा ये एडवर्ब में काफी यूज होगा, टेंसेस में यूज होगा। जब वॉइस नरेशन करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों कल हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो अभी दोस्तों फिर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस पोस्टर आपके सामने है, 11 फरवरी जो कि आज की डेट से ये बैच आप लोगों के सामने ऑन गोइंग चल